राहुल जी जो है धुआंधार कैंपेनिंग कर रहे हैं। जाहिर है राहुल जी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और चुनाव बिल्कुल सर पे है, तो पूरे देश के अंदर कैंपेन करेंगे, उन्हीं की लीडरशिप में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। राशिद अलवी साहब हमारे साथ हैं। राशिद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप कह रहे थे कि ऐसी हालत है कि सभी लोग एक साथ नहीं हैं। 60 साल तक तकरीबन लमसम कांग्रेस पार्टी या अपने सहयोगियों के साथ या अकेले सत्ता में रही है। आपको लगता नहीं कि सामाजिक विषमता को ख़त्म करने का, जिसकी आप बात कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, कोई भी रीजनेबल आदमी सहमत होगा इस बात से, वो ख़त्म क्यों नहीं हुई, वो खाई बढ़ती क्यों चली गई? आज आप देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, आप देखिए जातिगत समीकरणों के आधार पर राजनीति होती है, धार्मिक समीकरणों के आधार पर राजनीति होती है। तो क्यों ना आरोप उस दल पर लगे जो कि सत्ता में सबसे लंबे समय तक रहा है? देखिए, लोकतंत्र के अंदर सरकार ये काम नहीं कर सकती है। लोकतंत्र के अंदर जो भी सरकार बनेगी वो जनता से चुनकर आएगी। आहिस्ता आहिस्ता, आज 68 साल हो गए देश के अंदर लोकतंत्र को, आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ में आने लगी कौन सा शॉर्टकट है सत्ता तक पहुंचने का। किसी की समझ में आता है मैं बिरादरी की राजनीति करूंगा, आसानी के साथ आगे चला जाऊंगा। आपने अगर बिरादरी की बुनियाद पे एक पार्टी बना ली, सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो क्या कर सकते हैं? देश का संविधान आपको कैसे रोक सकता है? सिर्फ 4 स्टेट की बात मत कीजिए, कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक आज पूरा देश या तो बिरादरी के अंदर बटा है, या धर्म के अंदर बटा है, और या फिर रीजन के अंदर बटा है। मैं ये बात लगातार कह रहा हूं एक लंबे अरसे से। कास्ट पॉलिटिक्स बुरी पॉलिटिक्स है, लेकिन बहुत बड़ा खतरा नहीं है। कम्युनल पॉलिटिक्स भी बहुत बुरी पॉलिटिक्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा रीजनलिज्म से है। रीजनलिज्म बढ़ेगा, देश टूट जाएगा। इसलिए तमाम राजनीतिज्ञों को इन बातों पर गौर करना चाहिए। कास्टिज्म, कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म अगर देश के अंदर ख़त्म नहीं होंगे, देश के एग्जिस्टेंस के लिए बड़ा खतरा है। राशिद साहब, सैद्धांतिक रूप से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिन राज्यों से कांग्रेस पीछे हट गई या उनकी ताकत कमज़ोर हुई, अनुभव ये कहता है कि वहाँ पर कांग्रेस दोबारा अपनी जड़ें जमाने में कामयाब साबित नहीं हुई है। तो क्या क्या दिक्कत हो जाती है? उसकी वजह है उत्तर प्रदेश है। एक पार्टी है वो एक बिरादरी के नाम पर राजनीति कर रही है, दूसरी पार्टी है वो दूसरी बिरादरी के नाम पर राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। ऐसे अल्फाज बोलते हैं जिन अल्फाज का सीधा सीधा मतलब होता है कि देश के अंदर पोलराइजेशन हो जाए। राशिद साहब, अब जब कांग्रेस अपने आप को मजबूत नहीं कर पा रही है, तो फिर वो देश के इस ढांचे को कैसे मजबूत कर पाएगी? देखिए, हमारी 10 साल से सरकार है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव के अंदर एक बार फिर कांग्रेस और यूपीए 3 बनेगा। अब महंगाई और बहुत बड़ी ऐसी चीज़ रही है, चीज़ों की कीमतें बढ़ना रोज़मर्रा की। सोनिया जी ने भी इस बात को माना कि हाँ, ये वजह रही है, बहुत बड़ी वजह रही है हार की। उसमें आप देखिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया है। अभी भी आप आम आदमी से पूछिए तो महंगाई की बात करो ना रोएगा वो। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस फ्रंट पर कुछ ऐसा ठोस किया है कि वो इस उपलब्धि के साथ चुनाव फेस करेंगे? देखिए, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, सारा देश परेशान है, कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन हमें इनके कारणों को जानना चाहिए। हर काम सरकार नहीं कर सकती है, ठीक है, ये संभव नहीं है। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय मुमकिन है समझा पाए, मुमकिन है ना समझा पाए। आप कैसे इसे रोक लेंगे? देश के अंदर 72% क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, हम अपने यहाँ पैदा ही नहीं कर पाते, निकाल ही नहीं पाते। 28%, 27% क्रूड ऑयल हम निकाल रहे हैं। 72-73% पूरी दुनिया से मंगाते हैं, सऊदी अरबिया से, इराक से, ईरान से, कहाँ से हम मंगाते हैं। आप मुझे बताइए उस पर कैसे आप नियंत्रण करेंगे? जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है, देश के अंदर शोर मचता है, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री हो, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? डीजल की कीमत बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। चलिए, मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि आप कह रहे हैं कि चीज़ों की कीमतें, खासकर इंटरनेशनल प्राइसेस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को तो कंट्रोल किया जा सकता है। राशिद, देखिए, मैं इस पे यहाँ भी ये कहूँगा, भ्रष्टाचार के मामले में 2G की बात आप करेंगे,
क्या कभी ऐसा हुआ कि कैबिनेट मिनिस्टर को जेल भिजवाया हो? ऐसा तो नहीं है कि 68 साल के अंदर सारे मंत्री दूध के धुले थे। एनडीए के ज़माने में सारे मंत्री दूध में धुले थे। मैं 50 बातें आपको बता सकता हूं, लेकिन हमने मंत्री को जेल भिजवा दिया। कभी सुना था किसी ने? हमने अपने एक पार्लियामेंट के मेंबर को जेल भिजवा दिया। इनके खिलाफ अदालत ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी हम पे इल्ज़ाम लगाती है। येदियुरप्पा जी पे क्या इल्ज़ामात हैं? वापस आपने लिया कि नहीं लिया? क्यों लिया आपने? येदियुरप्पा के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे आप? बंगारू लक्ष्मण जेल के अंदर हैं कि जेल से बाहर हैं, आज यही नहीं पता है हमें। कौन है बंगारू लक्ष्मण? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। रेड्डी ब्रदर्स कौन थे? किस किस का नाम लूं मैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? क्यों बदल के आपने खंडूरी जी को बनाया? किस किस कितनी मैं लंबी फहरिस्त आपको दे सकता हूं। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा होता है तो उसका रास्ता जेल होता है, कोई दूसरी जगह नहीं होती। राशिद साहब, लेकिन परसेप्शन तो बन गया है इस तरह का। देखिए, मैं खुद आपसे कह रहा हूं कि जनता के बीच में क्या माहौल है उसमें हमारी कमी रह सकती है, हमारे समझाने में कमी हो सकती है, हमारे वर्कर्स की, हमारे लीडर्स की कमी हो सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अभी आप देखिए, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए कांग्रेस पार्टी और सरकार ने 7 ऑर्डिनेंसेस जो है उनको लाने का फैसला किया है। आज ही मैं रिपोर्ट कहीं पढ़ रहा था, और उसमें से 4 राहुल जी द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं। एंटी करप्शन है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। इतनी हड़बड़ाहट क्यों? देखिए, हड़बड़ाहट का सवाल नहीं है। 5वीं 15वीं लोकसभा के अंदर जितना वक्त खराब किया है विपक्ष ने, इतना पिछले 68 साल में नहीं हुआ, 14 लोकसभाओं के अंदर नहीं हुआ। पार्लियामेंट चलने नहीं देते आप। कानून कहाँ बनेगा? कानून तो पार्लियामेंट में ही बनेगा। एक पूरा सेशन आपने खराब किया। जेपीसी बननी चाहिए, जेपीसी बनी, आपने कहा हमें इस पर भरोसा नहीं। किस तरह? यही मेरा सवाल है राशिद साहब, अगर आपको जेपीसी बनानी थी तो आपने पूरा सेशन क्यों खराब होने दिया? अगर आपको अश्विनी कुमार और पवन बंसल को मंत्रालय से हटाना था तो आपने पूरा सेशन क्यों खराब होने दिया? मैं उस पर भी आता हूँ, पहले आप ऑर्डिनेंस की बात करूँ और इसका भी जवाब देता हूँ। जब आप पार्लियामेंट में कानून नहीं बनने देंगे और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो हमारे पास रास्ता क्या है? हम ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं, नई सरकार बनेगी, वो फैसला करेगी। ऑर्डिनेंस 6 महीने तक रह सकता है, 6 महीने और 6 हफ्ते, चूँकि पार्लियामेंट का सेशन हर 6 महीने के अंदर होना चाहिए। जब अगला सेशन होता है तो उसके 6 हफ्ते तक ऑर्डिनेंस बाकी रहता है, और 6 हफ्ते के अंदर पार्लियामेंट में अगर पास हो जाए तो कानून बन जाता है, नहीं होती तो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाता है। तो अब ये जिम्मेदारी अगली पार्लियामेंट की होगी। हम अपनी तरफ से ये ऑर्डिनेंसेस जारी कर रहे हैं। अब रहा आपका दूसरा सवाल, हम जेपीसी नहीं बनाना चाहते थे। हम इसलिए नहीं बनाना चाहते थे कि हम जानते थे जेपीसी जब बनती है तो जेपीसी के जो मेंबर्स होते हैं वो पार्लियामेंट में जिस पार्टी के जितने मेंबर्स हैं प्रोपोर्शनली उनको नॉमिनेशन मिलता है। जाहिर है, जब सरकार हमारी है तो हमारी मेजॉरिटी होगी जेपीसी के अंदर। हम ये बात जानते थे, जेपीसी बनेगी, अपनी रिपोर्ट देगी, भारतीय जनता पार्टी चिल्लाना शुरू करेगी, हम नहीं यकीन करते। उनका यही तरीक़ाकार है। मैंने उस वक्त ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आज जेपीसी की डिमांड कर रहे हो, जब जेपीसी अपनी रिपोर्ट देगी तो तुम कहोगे हम इस रिपोर्ट पे यकीन नहीं करते। अपोजिशन नहीं माना, सरकार ने जेपीसी बना दी, और फिर आपने देखा कि जब जेपीसी ने रिपोर्ट दी तो विपक्ष का वही रवैया था कि हम इस रिपोर्ट पे यकीन नहीं करते। यही विपक्ष का तरीका रहा है। ये तर्क मान लेता हूँ, लेकिन मंत्री महोदय लोगों को हटाया आपने, बाद में हटाया, अश्विनी कुमार जी को हटाया आपने, पवन बंसल जी को हटाया आपने, लेकिन पूरा सेशन बर्बाद किया। देखिए, मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने अपने आप इस्तीफे दिए, इससे ज़्यादा मेरी मालूमात नहीं। राशिद साहब, चलिए ठीक है, ये तर्क आप दे सकते हैं, लेकिन परसेप्शन को क्या इतने कम वक्त में राहुल जी सक्रिय हुए? कहा जा रहा है कि वो बहुत सारी अच्छी बातें कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ विश्लेषकों का समझना है। ये टू लेट वाली स्थिति नहीं है? यही चीज़ अगर पहले होती, यही चीज़ अगर फ़र्ज़ करिए 3-4 महीने पहले से वो सक्रिय हो जाते, तो आज परसेप्शन क्या इतना ख़राब होता? देखिए, मुझे अभी भी नहीं लगता है कि कोई बहुत
ऐसी स्थिति है जैसी आप समझ रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है देश की जनता पे, और हमें यकीन है कि देश की जनता ये समझेगी कि हमने 10 सालों में देश और देश के लिए बड़े काम किए। और आप अपने अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? 16वीं देखिए, लोकसभा में पार्टी फैसला करेगी, जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। क्या आप एक अंदाज़ा बताइए राशिद साहब, आप वेटरन हैं पॉलिटिक्स के, 3 बार तो आप पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, इन हालात में कांग्रेस की अधिकतम सीटें क्या हो सकती हैं? देखिए, मैं ना तो एस्ट्रोलॉजर हूं और ना प्रॉफिट हूं कि मैं ये बता सकूं कितनी सीटें। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, हमें भरोसा है यूपीए 3 बनने का। और अगर यूपीए 3 बनती है तो राहुल जी उसके प्रधानमंत्री होंगे? यकीनन अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। और अगर राहुल जी प्रधानमंत्री बनते हैं, यूपीए 3 की गवर्नमेंट आती है, फर्ज कर लेते हैं, तो प्रायोरिटी एरियाज क्या होंगे आपके? देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा। अभी तो चुनाव लड़ने दीजिए, सरकार बनने दीजिए। जब सरकार बनेगी, अकेले सरकार बनती है, एलाइज आते हैं, तो तब ये तय होगा कि क्या सरकार का प्रोग्राम होगा, किन मुद्दों को लेके आगे चलेंगे। तो ये तो चुनाव के बाद एक बार फिर हम और आप मिलेंगे, तब इन मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, बहुत बेबाकी से बातचीत करने के लिए। और ऐसा कम होता है कि चीज़ें लोग एक्सेप्ट करते हैं, एडमिट करते हैं। आपने कुछ चीज़ें एडमिट की साफगोई के साथ, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। जय हिंद। अगर यूपीए 3 बनती है तो राहुल जी उसके प्रधानमंत्री होंगे? यकीनन अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे।